#Men2, #मेंस राइट, मर्द का दर्द, राष्ट्रीय महिला आयोग की तरह राष्ट्रीय पुरुष आयोग बने, स्यूडो फेमिनिस्ट, ये सारे शब्द सोशल मीडिया से लेकर गली मोहल्ले टीवी डिबेट पर सुनने को मिल रहे हैं। दरअसल बेंगलुरु में काम करने वाले आईटी प्रोफेशनल अतुल सुभाष की मौत के बाद हाइपर मेंस राइट एक्टिविस्ट एक्टिव हैं। उन्हें लगता है शादीशुदा मर्दों की हर परेशानी की जड़ है आईपीसी की धारा 498A। कई पुरुष कह रहे हैं कि घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस, दहेज से जुड़े मामलों में ज्यादातर महिलाएं झूठे केस ही कराती हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ये सच में ऐसा है? क्या ये पूरा मामला मेन वर्सेस वीमेन का है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे और बताएंगे कि ये 498A क्या है जिसने महिलाओं को एक्स्ट्रा पावर दे रखा है। कानून की नजर में डाउरी भी अपराध है, तो फिर क्या भारत में दहेज के बाजार में दुल्हा ऑन सेल बंद हो गया? और सबसे अहम सवाल, असल जिम्मेदार कौन है जिसकी चर्चा ही नहीं हो रही? वीडियो आगे देखने से पहले आपसे एक अपील, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, आदिवासी, दलित, बच्चे, बूढ़े, शहर में रहने वाले हों या गांव में, हर जरूरी मुद्दों पर हम आपकी आवाज बनने की कोशिश करते रहे हैं और आगे भी आपकी आवाज सुनी जाए, इसके लिए आपको हमारे साथ आना होगा क्विंट के मेंबर बनकर। अब बात पहले अतुल सुभाष की, जिनकी मौत बेंगलुरु में हुई। बिहार के रहने वाले अतुल सुभाष ने मरने से पहले 24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा और 1 घंटे 21 मिनट का वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी से लेकर ससुराल वालों और फैमिली कोर्ट की जज पर बड़े आरोप लगाए। नोट में अतुल ने बताया कि पत्नी निकिता और उसके परिवार वालों ने उन पर घरेलू हिंसा, हत्या की कोशिश, दहेज प्रताड़ना समेत 9 केस दर्ज करवा दिए थे। अतुल कई महीनों से अपने बच्चे से नहीं मिले थे। अतुल ने मेंटल कंडीशन, सुस्त न्यायपालिका, सबका जिक्र किया है। साथ ही दहेज और शादी टूटने पर गुजारा भत्ता, एलिमनी, बच्चे की कस्टडी पर भी बात की है। अतुल ने जिन मुद्दों की तरफ फोकस किया है वो सब अहम हैं, लेकिन क्या सालों की लड़ाई के बाद घरेलू हिंसा, तलाक, दहेज की वजह से हो रही हत्याओं से लड़ने के लिए बने कानूनों को मेन वर्सेस वीमेन कहकर रद्द कर देना चाहिए? चलिए आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं जिसका मकसद मेन वर्सेस वीमेन की लड़ाई बढ़ाना नहीं बल्कि इस परेशानी की जड़ में जाना है। पहले आप ये जान लीजिए कि आईपीसी की धारा 498A क्या है। साल 1983 में 498A लाया गया। इसके मुताबिक अगर कोई पति या उसके रिश्तेदार पत्नी का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करते हैं तो उन्हें 3 साल की सजा और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये गैर जमानती अपराध है। फिलहाल भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 और 86 में भी समान प्रावधान है। अब इसी कानून को लेकर मेल राइट एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि महिलाएं इसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं। ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कुछ आंकड़े देखते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि शादी से जुड़ी परेशानियों की वजह से साल 2022 में 8164 लोगों ने आत्महत्या यानी सुसाइड की थी। इनमें से 52% पुरुष थे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की माने तो 18 से 49 साल की उम्र की 10% महिलाओं ने कभी ना कभी अपने पति पर हाथ उठाया है, वो भी तब जब उनके पति ने ऐसा नहीं किया होगा। अब ये सुनते ही मेल राइट एक्टिविस्ट हाइपर वाले कहेंगे, देखा, कहा था ना, मर्दों पर भी जुल्म होता है। लेकिन भाई साहब थोड़ा रुकिए और ये आंकड़े देखिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के ही मुताबिक सभी शादीशुदा महिलाएं मतलब 18 से 49 साल की उम्र में जो आती हैं, उनमें से 31.9% अपने पार्टनर द्वारा घरेलू हिंसा मतलब भावनात्मक और शारीरिक या यौन का सामना करती हैं। शादीशुदा महिलाओं के खिलाफ हिंसा का एक और आंकड़ा देखिए। एनसीआरबी के मुताबिक साल 2022 में पति या उसके रिश्तेदारों के हाथों क्रुएल्टी में कुल 1,40,000 से ज्यादा नए मामले आए। इसके पहले 55,000 ऐसे मामले जांच के लिए पेंडिंग थे। 300 के करीब मामले जांच के लिए रीओपन किए गए। इनमें पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट में 7,076 केस को फर्जी बताया। इसी तरह एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट से पता चलता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के तहत 4,28,000 मामले में से ज्यादातर 1,36,000 मामले मतलब करीब 33% भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 498 के तहत दर्ज किए गए और इन 1,36,000 मामलों में से सिर्फ 6,938 मामले को पुलिस जांच में गलत या झूठा पाया गया। मतलब ये ज्यादातर मामलों में महिलाएं झूठा केस कर रही हैं, ये कहना बिल्कुल गलत होगा।
ये ऐसा ही है जैसे ये कहना कि SC/ST एक्ट का ज्यादातर लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये भी सच है कि हर कानून की कमियां, लूप होल्स का फायदा कई लोग उठा रहे हैं। जैसे आप UAPA, NSA, ED का PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट देख लीजिए। कई लोगों को परेशान करने, बदनाम करने के लिए उन पर केस दर्ज किए गए, उन्हें सालों जेल में रखा गया और बाद में कई लोग बाइज्जत बरी हुए। शायद इसलिए ही भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर संविधान को अमल में लाने वाले का काम जिन्हें सौंपा गया है वे सही ना निकले तो निश्चित रूप से संविधान खराब साबित होगा। अब उस आरोप पर आते हैं जिसमें कहा जाता है कि शादीशुदा महिलाएं अपने पति और उसके परिवार वालों को फंसाती हैं, यानी दहेज, डाउरी। भारत में 1961 में ही द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया। दहेज लेना और देना दोनों अपराध माना गया। इसमें 5 साल की कैद और 15,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन बिहार से लेकर यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बंगाल जैसे कई राज्यों में दहेज खुलेआम लिया जाता है। रेट कार्ड है, डॉक्टर से लेकर IAS, IPS तक ऑन सेल हैं। यही वजह है कि साल 2022 में भारत में लगभग 6,450 दहेज से जुड़ी हत्याएं हुई। 2018 में 7,167, 2019 में 7,114 और 2020 में दर्ज दहेज हत्या के 6,966 मामले सामने आए। यहां यह जान लीजिए कि दहेज हत्या तब मानी जाती है जब किसी महिला की मौत उनकी शादी के 7 साल के अंदर किसी चोट, जलन या फिर असामान्य परिस्थितियों में हो जाती है और पता चलता है कि मौत से पहले पति या उसके किसी रिश्तेदार ने उनके साथ कोई क्रूरता या उत्पीड़न किया था। अब एक और बात, लोग कहते हैं कि पुरुषों पर शादी से आजाद होने के नाम पर लड़कियां एलिमनी मांगती हैं, उन्हें गुजारा भत्ता देना पड़ता है। इसे समझने के लिए 2 बातें समझनी होंगी। पहली, गुजारा भत्ता के पीछे की वजह है कि परिवार और बच्चों की देखभाल करने के लिए पति या पत्नी को अपने करियर से समझौता करना पड़ता है। साथ ही वो पति या पत्नी पर फाइनेंशियली निर्भर रहता है, इसलिए ऐसे हालात में गुजारा भत्ता एक सहारा बन सकता है। दूसरा पॉइंट है, भारत में लोग समझते हैं कि गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस केवल महिलाओं को ही मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम यानी हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 और धारा 25 के तहत अगर पत्नी आर्थिक रूप से सक्षम हो और पति फाइनेंशियली कमजोर हो तो पति मेंटेनेंस की मांग कर सकता है। साल 2011 के रानी सेठी बनाम सुनील सेठी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने 20,000 रुपए का हर महीने गुजारा भत्ता तय किया था। अब आते हैं सबसे अहम पॉइंट पर जिसकी चर्चा नहीं हो रही है, वो है सिस्टमेटिक फेलियर। भारत की बाकी अदालतों की तरह फैमिली कोर्ट पर भी बड़ा बोझ है। शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, बच्चे की कस्टडी, इन सब केस में सबसे अहम रोल होता है फैमिली कोर्ट का। अतुल सुभाष का केस हो या किसी और का, बार बार अदालत, पुलिस, कानूनी प्रोसेस में कमी सामने आ रही है। भारत में अभी कुल 848 फैमिली कोर्ट काम कर रहे हैं। अकेले 2024 में इन कोर्ट में 6,43,000 से ज्यादा केस रजिस्टर्ड हुए, जबकि करीब 12 लाख केस अभी भी पेंडिंग हैं। कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फैमिली कोर्ट में कई जज एक दिन में 50 से ज्यादा केस देखते हैं। जजों की बात करें तो फैमिली कोर्ट में 25,725 पद सैंक्शन थे, लेकिन इनमें से सिर्फ 20,487 भरे थे, यानी करीब 20% से ज्यादा खाली। अब बात समाधान यानी सॉल्यूशन की करते हैं। पुलिस से लेकर जजों को जेंडर सेंसिटाइज करना होगा। इस केस के निपटारे के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने होंगे। काउंसलिंग सिस्टम को बेहतर और इजीली एक्सेसिबल बनाना होगा। शादी और तलाक से जुड़े टैबू को दूर करना होगा। सालों से चलने वाले कानूनी प्रोसेस को टाइम बाउंड बनाना होगा। परिवार के टूटने से लेकर परिवार के बने रहने का मामला फाइनेंशियल के साथ साथ इमोशनल भी होता है। हर इंसान की परेशानियां एक दूसरे से अलग हो सकती हैं। सबको एक तराजू में मत तोलिए और समझिए कि ये लड़ाई मेन वर्सेस वीमेन की नहीं, बल्कि एक इंसान के लिए न्याय की यानी जस्टिस की है, फिर वो चाहे पुरुष हो या फिर महिला। मेन वर्सेस वीमेन की बहस छोड़ सिस्टम से पूछिए, जनाब ऐसे कैसे।